सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो चलिए बच्चों, आज हम लोग गणित से अपनी दोस्ती को और बढ़ाते हुए कक्षा 3 में पढ़ेंगे 3 अंकों की संख्या नंबर पैटर्न भाग 1, 2 एवं 3। उसके बाद कक्षा 4 में हम समय चैप्टर की पढ़ाई करेंगे और सीखेंगे घड़ी में समय देखना। और फिर हम लोग क्लास 5 में पढ़ेंगे ग्रिड पेपर से क्षेत्रफल का अनुमान लगाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। बच्चों, क्या आपको डॉट ग्रिड के पार्ट में सीखे पैटर्न्स याद हैं? क्या हम पैटर्न नंबर से भी बना सकते हैं? आइए हम इस पाठ में 3 अंकों की संख्या से बने नंबर पैटर्न्स के बारे में जानें। राजू और बबलू पार्क में टहल रहे हैं। अरे, अचानक ये अंधेरा कैसा हो गया? देखो, बबलू उस उड़न तश्तरी में खींचा चला जा रहा है। राजू हैरान है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तुम्हारा दोस्त मेरे कब्जे में है। अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे दिए गए 3 कोड पूरे करने होंगे, और अगर तुम ये कोड पूरे नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे दोस्त को लेकर हमेशा के लिए धरती से दूर चला जाऊंगा। ये रहा मेरा पहला कोड। ये तो कोई अजीब कोड है। राजू ने कोड एक कागज पर लिखा और तेजी से दौड़कर बड़बोले बतख चाचा के पास उत्तर पूछने चला गया। ये तो नंबर पैटर्न लग रहा है। नंबर पैटर्न? नंबर पैटर्न क्या होता है चाचा? संख्याओं की एक सूची जो एक निश्चित क्रम या पैटर्न का पालन करती है, उसे हम नंबर पैटर्न कहते हैं। ये रहा तुम्हारा नंबर पैटर्न। यहाँ संख्याओं का क्रम देखो। क्या तुम क्रम पहचान कर अगली संख्या बता सकते हो? 104 से 107 जाने के लिए हमें 104 में 3 जोड़ने होंगे। फिर 107 से 110 आने के लिए हमें 107 में भी 3 जोड़ने होंगे। इस तरह हम हर संख्या में 3 जोड़कर अगली संख्या का पता कर सकते हैं। कोड की अगली संख्या पता करने के लिए 113 में 3 जोड़ना होगा। 113 में 3 जोड़े तो अगली संख्या 116 होगी। यही कोड का उत्तर है। उसने चाचा को धन्यवाद कहा और दौड़कर उस जीव को कोड का उत्तर देने चला गया। 116। तुम्हारे कोड का उत्तर 116 है। ये सही जवाब है। अपने दोस्त को बचाने के लिए अब तुम्हें अगला कोड सुलझाना होगा। जीव का अगला कोड क्या है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्या आपको लगता है कि
नंबर पैटर्न केवल संख्याएं जोड़कर ही बनाई जा सकती हैं। क्या जीव का अगला कोड केवल संख्याएं जोड़कर बनेगा? बच्चों, इस पाठ में हमने 3 अंकों की संख्याओं से बने नंबर पैटर्न के बारे में सीखा। अगले पाठ में हम इसके बारे में और जानेंगे। हेलो बच्चों, पिछले पाठ में हमने 3 अंकों की संख्याओं से बने नंबर पैटर्न के बारे में सीखा। इस पाठ में हम और दिलचस्प नंबर पैटर्न समझेंगे। क्या आप इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं? जी हाँ, आपने सही पहचाना। इस नंबर पैटर्न में अगली संख्या का पता लगाने के लिए हमें 10 जोड़ना होगा। जैसे 550 से 560 जाने के लिए 10 जोड़े हैं और उसकी अगली संख्या पता लगाने के लिए 560 में फिर 10 जोड़े हैं। इस तरह इस पैटर्न को अगला नंबर 570 में 10 जोड़कर यानी 580 हो गया। आइए देखें जीव का अगला कोड क्या है। जीव का अगला कोड कुछ इस तरह नजर आ रहा है। ये नंबर तो चाचा के बताए तरीके से कोई भी संख्या जोड़कर नहीं बन पा रहे हैं। मुझे चाचा के पास दोबारा जाना होगा। राजू ने एक बार फिर कोड को एक कागज पर लिखा और चाचा के पास दौड़कर पहुंच गया। अरे बेटा, हर बार पैटर्न केवल संख्याओं को जोड़कर नहीं बनता। कुछ नंबर पैटर्न संख्याएं घटाकर भी बनाए जा सकते हैं। एक और बात, नंबर पैटर्न का पैटर्न हम उसमें एक के बाद एक आने वाले कोई भी 2 संख्याओं से पता लगा सकते हैं। चलो, तुम्हें ये भी समझाता हूँ। आइए हम भी राजू के साथ इस कोड का उत्तर ढूंढें। इस नंबर पैटर्न को देखो। यहाँ पहली संख्या का पता लगाना है। आइए हम अगले 2 नंबर के पैटर्न को ढूंढें। 416 से 412 जाने के लिए हमें 4 कदम पीछे यानी 4 घटाने होंगे। फिर 412 से 408 तक पहुंचने के लिए दोबारा 4 घटाने होंगे। इस तरह इस नंबर पैटर्न की अगली संख्या का पता लगाने के लिए हमें इस नंबर से 4 अंक घटाने हैं। ये हो गया इस नंबर पैटर्न का पैटर्न तैयार। अब क्या तुम ऐसी संख्या ढूंढ सकते हो जिससे 4 घटाने पे हमें 416 मिले? ओहो, ये तो बहुत मुश्किल है। अरे नहीं बेटा, अगर हम 416 में 4 जोड़ दें तो हमें आसानी से इस पैटर्न की पहली संख्या मिल जाएगी। इस तरह हमारे कोड का उत्तर 416 से 4 अंक आगे 420 है। राजू ने जीव को कोड का उत्तर बताया और जीव ने उसे तीसरा और आखिरी कोड दिखाया। बच्चों, आज हमने एक नए तरीके का नंबर पैटर्न देखा। अगले वीडियो में हम अपने नंबर पैटर्न के ज्ञान को आजमाकर बबलू को जीव से छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। बच्चों, अब तक हमने नंबर पैटर्न पहचानने के तरीके सीखे। आइए इस पाठ में हम अपने ज्ञान को आजमाएं। क्या आप इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं? जी हाँ, आपने सही पहचाना। अगर हम ध्यान दें तो 750 से 745 पाने के लिए हमें 750 से 5 घटाना होगा। 745 से 740 जाने के लिए हमें फिर से 5 घटाना होगा। अब अगर हमें 740 से अगली संख्या जाननी है तो हमें 740 से भी 5 घटाना ही होगा, जिससे हमें 735 मिलेगा। इस तरह इस पैटर्न के रिक्त स्थान की संख्या 740 से 5 अंक नीचे 735 है। ध्यान से देखें तो 735 से 5 घटकर हमें 730 पहले से ही दिया हुआ है। बच्चों,
क्या आपने भी इसी तरह ये संख्या पहचानी? आइए देखें जीव का अगला कोड क्या है। अरे ये क्या, यहाँ तो 2 नंबर पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। जीव ने इस बार राजू को 2 नंबर पैटर्न दिखाए और पूछा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों पैटर्न के रिक्त स्थानों में लिखी जा सकती है। राजू 2 पैटर्न देखकर घबरा गया, मगर उसे बबलू को किसी भी हाल में छुड़ाना है। आइए राजू की मदद करें। पहले हम इस पैटर्न की संख्या को ढूंढेंगे। 900 से 902 पाने के लिए हमें 900 में 2 जोड़ने होंगे। और अगर हम आखिरी 2 संख्याओं को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि 906 से 908 तक जाने के लिए हमें 906 में 2 जोड़ने होंगे। इस तरह हम हर संख्या में 2 जोड़कर अगली संख्या का पता लगा सकते हैं। कोड की अगली संख्या पाने के लिए हमें 902 में 2 जोड़ने होंगे। 902 में 2 जोड़ें तो अगली संख्या 904 होगी। हमारा पहला पैटर्न पूरा हुआ। अब हम दूसरे पैटर्न के रिक्त स्थान की संख्या को ढूंढेंगे। 928 से 920 पाने के लिए हमें 8 कदम पीछे यानी 8 घटाने होंगे। अब 920 से 912 तक जाने के लिए हमें 8 घटाने होंगे। इस तरह इस नंबर पैटर्न की अगली संख्या का पता लगाने के लिए हमें हर नंबर से 8 अंक घटाने हैं। ये हो गया इस नंबर पैटर्न का पैटर्न तैयार और हमारे कोड का उत्तर 912 से 8 अंक नीचे यानी 904 है। हमारा दूसरा पैटर्न भी पूरा हुआ। आइए अब अंत में जीव की पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए दोनों पैटर्न को एक साथ देखें। अरे वाह, हमें उत्तर मिल गया। 904 ये संख्या दोनों पैटर्न में दिखाई दे रही है, इसलिए हमारे कोड का उत्तर 904 है। राजू सही उत्तर पाकर फूला नहीं समा रहा है। उसने झट से जीव को उत्तर बताया। तुमने तीनों कोड के उत्तर सही दिए हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा दोस्त लौटा रहा हूँ। जीव ने राजू से कहा। बबलू उड़न तश्तरी से नीचे आ गया और उड़न तश्तरी वहां से उड़कर दूर चली गई। राजू और बबलू खुशी खुशी घर जा रहे हैं। बच्चों, उम्मीद है कि इस पाठ से आप 3 अंकों की संख्याओं से बने नंबर पैटर्न के बारे में जान गए हैं। घड़ी में समय देखना भाग 1 रीडिंग अ क्लॉक पार्ट 1। आज हम सीखेंगे घड़ी की घंटे की सुई को पढ़ना और घड़ी की मिनट की सुई को पढ़ना। नमस्ते सर। अरे नेहा और वंदना, अंदर आइए। बताइए क्या काम है? सर, इस बार हमारे स्कूल की पिकनिक मनोरंजन पार्क जा रही है ना? हाँ। तो सर, मेरे पापा ये जानना चाहते हैं कि उस दिन का हमारा टाइम टेबल क्या है। मतलब बस कितने बजे स्कूल से चलेगी, मनोरंजन पार्क कितने बजे पहुंचेगी, कितने बजे हम लंच करेंगे और कितने बजे वापस आएंगे। बस नेहा, मैं समझ गया। मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल की कॉपी प्रिंट करवाई है। आप दोनों एक एक ले लीजिए। ठीक है सर, अब हम चलते हैं।
सर आपने ये तो खराब घड़ी अपने टेबल पर क्यों रखी है? नहीं नहीं नेहा, ये घड़ियां खराब नहीं हैं। ये दोनों घड़ियां सही हैं। नहीं सर, देखिए इन सभी घड़ियों में सिर्फ एक एक सुई ही है। हाँ नेहा, सभी घड़ियों में एक ही सुई है, लेकिन दोनों घड़ियां सही हैं। देखो, इस घड़ी में सिर्फ घंटे की सुई है और इस घड़ी में सिर्फ मिनट की सुई है। और इन घड़ियों में ऊपर ये जो बटन लगा है, इससे इन सुइयों को घुमाकर टाइम सेट कर सकते हैं। तो क्या ये दोनों सही समय बता रही हैं? हाँ, ये घड़ियां सही समय बता रही हैं। बताइए, इन घड़ियों के अनुसार क्या समय हुआ है? मैं अपनी घड़ी से मिलाकर बता दूंगा कि यह सही है या नहीं। पर सर, हमको घड़ी को पढ़ना नहीं आता। क्यों? अभी तक आपकी क्लास में घड़ी को पढ़ना नहीं सिखाया गया? नहीं सर। कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। घड़ी पढ़ना बहुत आसान होता है। ठीक है सर, सिखाइए, बहुत मजा आएगा। देखिए, सबसे पहले हम घंटे वाली सुई को पढ़ना सीखेंगे। वंदना, आप बताइए कि अभी घंटे वाली सुई किस नंबर पर है? सर, घंटे वाली सुई घंटे वाली घड़ी में है। हाँ। सर, फिर तो घंटे वाली सुई अभी 9 पर है। इसका मतलब हुआ कि अभी 9 बजा है। सर, अगर 10 बजा होता तो फिर घंटे वाली सुई 10 पर होती। मतलब ये घंटे वाली सुई जिस नंबर पर होती है उतना ही समय होता है। हाँ। फिर तो ये बहुत आसान है। हाँ, आसान ही होता है। अब आप इस बटन की मदद से घंटे की सुई को उस नंबर पर ले जाइए जहां पर ये तब होगी जब 2 बजे होंगे। ठीक है सर, कोशिश करती हूँ। अभी 10 पर सुई है, अब ये 11 पर है, मतलब 11 बजे हैं। अब 12 बजे हैं, अब 1 पर है, यानी 1 बजे हैं। अब ये आ गई 2 पर। सर, ये 2 पर होगी जब 2 बजे होंगे। शाबाश वंदना। देखो, घड़ी पढ़ना या घड़ी देखना आसान होता है ना? जी सर, लेकिन इस मिनट वाली सुई को कैसे पढ़ेंगे? ये बहुत आसान है। मिनट वाली सुई को नेहा पढ़ेगी। ध्यान से सुनिए नेहा, घड़ी में 1 से लेकर 12 तक नंबर होते हैं। हर नंबर के बीच का अंतर होता है 5 मिनट। जब मिनट की सुई 1 पर होती है तब कहा जाता है कि 5 मिनट हो गए। ठीक ऐसे ही 2 पर सुई होने से पता चलता है कि 10 मिनट हो गए। मतलब जिस नंबर पर मिनट की सुई हो उस नंबर में 5 का गुणा करने पर आप यह पता लगा सकते हैं कि कितने मिनट हुए हैं। समझ गए नेहा? जी सर, कोशिश करती हूँ। ठीक है, फिर बताइए, अभी मिनट की सुई किस नंबर पर है? सर, अभी ये 6 पर है। अब बताइए कि कितने मिनट हुए हैं? सर, 1 पर सुई होगी तो 5 मिनट, 2 पर सुई होने पर 10 मिनट, 3 पर सुई होने पर 15 मिनट होंगे। सही है नेहा, बस नंबर में 5 का गुणा करते जाइए, मिनट पता लगती रहेगी। 4 पर सुई आने पर 20 मिनट, 5 पर सुई होने पर 25 मिनट और 6 पर सुई होने पर 30 मिनट होंगे। सर, अभी इस घड़ी के अनुसार 30 मिनट हुए हैं। बिल्कुल सही नेहा। अब इस बटन की सहायता से इस सुई को उस नंबर पर ले जाइए जब 8 मिनट हुए होंगे। सर, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में 5 मिनट होता है। अभी 6 पर सुई है तो 30 मिनट हुए हैं। इसका मतलब 7 पर मिनट की सुई होने पर 35 मिनट होंगे, 8 पर सुई होने पर 40 मिनट होंगे, 9 पर 45 मिनट, 10 पर सुई होने पर 50 मिनट, 11 पर 55 मिनट और 12 पर 60 मिनट होंगे। सर, 12 मिनट की सुई होने पर 60 मिनट होंगे। बिल्कुल सही नेहा। अब आप लोग घंटे की सुई और मिनट की सुई को अलग अलग पढ़ना सीख गए हो। अब मैं आप लोगों को एक एक शीट देता हूं। अब मैंने आपको जो टाइम टेबल दिया है उसमें लिखे हुए टाइम को इस शीट में बनी हुई घड़ियों में ड्रॉ कीजिए। जब आप इसको भरकर मेरे पास लाएंगे तब हम दोनों सुइयों को एक साथ लिखना सीखेंगे। ठीक है सर।
अब हम चलते हैं। आज आपने जाना कि घंटे की सुई जिस नंबर पर होती है उस समय उतने ही घंटे होते हैं, और मिनट की सुई जिस नंबर पर होती है उसमें 5 से गुणा करने पर जो नंबर आता है उस समय उतने ही मिनट हुए होते हैं। घड़ी में समय देखना भाग 2, रीडिंग अ क्लॉक पार्ट 2। आज हम सीखेंगे घड़ी को घंटे और मिनट के रूप में कैसे पढ़ा जाता है। सर, हमने आपका दिया होमवर्क कर लिया। कौन सा होमवर्क? सर, आपने कल हमें घंटे और मिनट की सुई को पढ़ना सिखाया था और हमसे पिकनिक का टाइम टेबल देखकर कहा था कि सभी टाइम के लिए घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां बनानी है। तो सर, मैंने दिए गए समय के अनुसार घंटे की और नेहा ने मिनट की सुई बनाई है। ओह हाँ, दिखाइए। देखते हैं पहला समय क्या है। पहला समय है सुबह 7:15। वंदना, आपने घंटे की सुई को 7 पर दिखाया है और नेहा आपने मिनट की सुई को 3 पर दिखाया है, जो बिल्कुल सही है। सर, और भी देखिए। हाँ, सभी देखता हूं। हाँ, ये सभी तो सही हैं। आप घंटे और मिनट की सुई अलग अलग पढ़ना सीख गए और अब आप घड़ी को पढ़ सकते हैं। मतलब सर? मतलब आप घड़ी को देखकर समय बता सकते हैं। अच्छा। ये देखिए घड़ी। एक घड़ी में 2 सुइयां होती हैं। छोटी सुई घंटे की सुई होती है, बड़ी वाली मिनट की सुई होती है। क्या आप इस घड़ी को देखकर यह बता सकते हो कि इसमें कितना समय हुआ है? कोशिश करते हैं सर। इसमें घंटे वाली सुई 1 पर है, इसका मतलब 1 बजे हैं। और सर, मिनट वाली सुई 2 पर है, इसका मतलब 10 मिनट हुए हैं। आप दोनों ने सही बताया है। अब हम घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का टाइम मिलाकर बोलेंगे, यानी 1:10। क्या सच में ये इतना आसान है? हाँ, देखिए, मैं इन सुइयों को घुमा देता हूं। अब आप बताइए कि क्या समय हुआ है। सर, अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि घंटे वाली सुई 3 पर नहीं है, 3 से आगे चली गई है। हाँ वंदना, घंटे वाली सुई अगर 3 पर होती तो समय होता 3, पर क्योंकि यह 3 से आगे है, इसका मतलब है कि 3 से ज्यादा बजे हैं और यह 4 के पीछे है। इसका मतलब है कि 4 अभी तक नहीं बजे हैं। अच्छा सर, अब समझ में आया कि किसी नंबर से आगे यदि घंटे की सुई निकल जाए तो उसको कैसे पढ़ना है। लेकिन सर, इस घड़ी से तो ये समझ में आ गया कि इस समय 3 से ज्यादा और 4 से कम बजे हैं, पर 3 से कितने ज्यादा बजे हैं ये कैसे बताएंगे? किसी घंटे से कितना मिनट ज्यादा है वही बताने के लिए तो मिनट की सुई को पढ़ा जाता है। नेहा, आप मिनट की सुई को पढ़िए। सर, 30 मिनट हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 3 बज चुके हैं और 3 बजने के बाद 30 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। अगर हम इस घड़ी से समय पढ़ें तो हम कहेंगे कि 3:30 हुए हैं। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया सर। जैसे जैसे आप समय पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, आपको घड़ी पढ़ना पूरी तरह आ जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। बताइए, अब क्या टाइम हुआ है? सर, घंटे की सुई 8 से आगे है, इसका मतलब 8 बजकर कुछ मिनट हुए हैं। कुछ नहीं, बल्कि 45 मिनट हुए हैं, यानी पूरा समय है 8:45। वेरी गुड। अब तो आपने बिल्कुल सही बताया। एक समय और बताइए, ये वाला। सर, 12 से थोड़ा ज्यादा समय हुआ है। सर, मिनट की सुई तो 10 से आगे है और 3 पर पहुंची नहीं है, इसमें मिनट कैसे पढ़ेंगे? देखो नेहा, इस घड़ी के नंबरों के बीच में आप ये छोटे छोटे निशान देख रही हो। जी सर। हर निशान 1 मिनट को बताता है। जैसे अगर मिनट की सुई 2 पर हो तो हमको पता है कि 10 मिनट हुए हैं, पर अगर 10 से आगे निशान पर आ जाए तो हम कहेंगे कि 11 मिनट हुए हैं।
उसके अगले पर 12 मिनट पढ़ा जाएगा, उसके आगे 13, फिर 14 और जब 3 पर आ जाएगी तब 15 मिनट हो जाएंगे। समझ गई सर, 12 मिनट हुए हैं। तो अब पूरी घड़ी को पढ़कर बताइए। जी सर, इस घड़ी के अनुसार अभी 12 मिनट हुए हैं। वाह नेहा और वंदना, अब आप बहुत अच्छे से घड़ी देखना सीख गए हो। एक बार बताइए, आपने आज क्या क्या सीखा? सर, हमने जाना कि घड़ी में छोटी सुई घंटे की सुई होती है, बड़ी सुई मिनट की सुई होती है। यदि घंटे की सुई किसी नंबर से आगे निकल जाती है तो हम ये कहेंगे कि उस समय उस नंबर से ज्यादा हुआ है। और उस नंबर से कितना ज्यादा समय हुआ है यह देखने के लिए हमें मिनट की सुई को देखना होगा। घड़ी में जो छोटे छोटे चिन्ह बने होते हैं वो 1 मिनट को बताते हैं। वेरी गुड। अब आप घड़ी को देखकर समय बता सकते हैं। धन्यवाद सर। अब हमारी क्लास शुरू होने वाली है तो हम चलते हैं। घड़ी में समय देखना भाग 3, रीडिंग अ क्लॉक पार्ट 3। आज हम जानेंगे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच क्या संबंध होता है। सर, हमें घड़ी देखने के बारे में कुछ और भी जानना है। बताइए, क्या जानना है? सर, यही जानना है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई आगे कब बढ़ती हैं और इनका आपस में क्या संबंध है। यदि आप घड़ी को ध्यान से देखते रहो तो आप देखोगे कि मिनट की सुई थोड़ी थोड़ी देर के बाद घड़ी में बने इन छोटे छोटे निशानों पर आगे बढ़ती जाती है। जब मिनट की सुई एक निशान पर पहुंचती है तब से लेकर उसके अगले निशान पर पहुंचने के समय को मिनट कहा जाता है। इस तरह जब मिनट वाली सुई आगे बढ़ते बढ़ते पूरा एक चक्कर लगा लेती है तब घंटे की सुई एक नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच पाती है। घंटे की सुई बहुत धीरे घूमती है, शायद इसलिए हम इसका घूमना नहीं देख पाते। हाँ, फिर भी अगर आप बहुत ध्यान से घंटे की सुई को देखोगे तो इसका घूमना देख पाओगे। सर, अभी इस घड़ी के समय को कैसे पढ़ेंगे? 4:0 या 3:60? दोनों ही सही हैं, पर 4:0 बोलना ज्यादा सही है। कैसे सर? 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं। तो जब आप कहते हो कि 3:60 हुए हैं तो इसका मतलब है कि 3 बजने के बाद 1 घंटा ज्यादा हो चुका है, यानी 4:0 हुए हैं। अब समझ गई सर। 3:59 के बाद 4:0 बोलना ज्यादा सही है। बिल्कुल सही नेहा। और हम इसको 4 बजे हैं ऐसा भी बोल सकते हैं। यदि मिनट 0 है तो उसको बोलना जरूरी नहीं है। अब मैं आपको एक और समय घड़ी में दिखाता हूं। बताइए, क्या समय हुआ है? ये तो आसान है सर, 5:45 हुए हैं। सही बताया। अब ये बताइए कि 6 बजने में कितने मिनट कम हैं? 6 बजने में 15 मिनट कम है सर। शाबाश नेहा। और हम घड़ी के समय को इस तरह भी बोल सकते हैं। समझी नहीं सर। देखिए, घड़ी देखते समय सबसे पहले घंटे की सुई को पढ़ा जाता है और उसके अनुसार ही समय बताया जाता है। जी सर। अगर घंटे की सुई 5 से आगे चली गई लेकिन 6 से पीछे है तो यह निश्चित हो जाता है कि 5 से ज्यादा बजे हैं और 6 से कम बजे हैं। जी सर, ये भी समझ में आ गया। कितना ज्यादा या कितना कम है वह मिनट की सुई को पढ़कर पता लगाया जा सकता है। जी सर। अब मिनट को आप ज्यादा मिनट या कम मिनट के अनुसार बता सकते हैं। जैसे वंदना ने बताया कि घड़ी में अभी 5:45 हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि 5 बजे से 45 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। और जैसा नेहा ने बताया कि 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, यानी 6 बजने में 15 मिनट कम है। अब समझ गई सर। बताइए, क्या समझी? यही सर कि मिनट की सुई जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तब 1 घंटा पूरा होता है। इसका मतलब
1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और समय को ज्यादा मिनट जैसे 5:45 और बचे हुए मिनट के अनुसार जैसे 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, इन 2 तरीकों से बोला जा सकता है। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम ग्रिड पेपर के उपयोग से क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाना सीखेंगे। गोलू, बन्नी और भोला ने मार्केट से अलग अलग तरह के बिस्किट के पैक खरीदे। बन्नी, भोला, देखो मेरा बिस्किट तुम्हारे बिस्किट से ज्यादा बड़ा है। गोलू ने बन्नी और भोला से कहा, नहीं, मेरा बिस्किट तुम दोनों के बिस्किट से ज्यादा बड़ा है। बन्नी ने गोलू से कहा, दोस्तों, किसका बिस्किट सबसे बड़ा है इसका पता हम ग्रिड पेपर के उपयोग से तुरंत लगा सकते हैं। भोला ने कहा। बन्नी और गोलू कुछ समझ नहीं पाए। तब भोला ने एक कागज पर इस तरह के बराबर नाप के वर्ग बना लिए। इस तरह के समान वर्गों से बने कागज को हम ग्रिड पेपर कहते हैं। भोला ने कहा, लेकिन भोला, हम इसका इस्तेमाल सबसे बड़े बिस्किट का पता लगाने के लिए कैसे कर सकते हैं? गोलू ने भोला से पूछा। भोला ने उन तीनों बिस्किटों के आकारों को एक पेंसिल से उस ग्रिड पेपर पर बना लिए। बन्नी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे बिस्किट से बने आकार में कितने वर्ग हैं? भोला ने बन्नी से पूछा। बन्नी ने झट से वर्गों की संख्या गिनकर कहा, 16 वर्ग। और गोलू, तुम बताओ तुम्हारे बिस्किट के आकार में कितने वर्ग हैं? भोला ने गोलू से पूछा। 15 वर्ग। गोलू ने कहा। और क्या तुम दोनों बता सकते हो कि मेरे बिस्किट के आकार में कितने वर्ग हैं? भोला ने बन्नी और गोलू से पूछा। 24 वर्ग। 24 वर्ग। बन्नी और गोलू ने चौंक कर कहा। बिल्कुल ठीक। और क्या तुम दोनों जानते हो कि किसी भी आकार के घेरे से बने क्षेत्र को हम उस आकार का क्षेत्रफल एरिया कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरे बिस्किट का क्षेत्रफल एरिया तुम दोनों के बिस्किटों के क्षेत्रफल एरिया से ज्यादा है, या मेरा बिस्किट तुम दोनों के बिस्किट से ज्यादा बड़ा है। भोलू ने गोलू और बन्नी को समझाया। ये तो बहुत मजेदार बात सिखाई तुमने भोला।
चलो हम तीनों अपने बिस्किटों को बांट कर खाएं। बन्नी ने भोला से कहा। तीनों दोस्तों ने अपने बिस्किटों को मिल बांटकर खूब आनंद से खा लिया। बच्चों, इस वीडियो में हमने ग्रिड पेपर के उपयोग से क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाना सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ग्रिड पेपर के उपयोग से क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाना सीखा। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। राजू और बबलू के घर पर टीवी देख रहे हैं। चंपापुर में चित्रकला प्रतियोगिता घोषित की गई है। सभी प्रतियोगियों को अद्भुत चित्र बनाना है। सबसे अद्भुत चित्रकला को इनाम दिया जाएगा। टीवी पर समाचार में दिखाया जा रहा है। राजू, क्यों ना हम एक पत्ते पर चित्र बनाएं? बबलू ने राजू से कहा। हाँ बबलू, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। चलो हम दोनों एक एक पत्ता ढूंढ ले और फिर जिसका भी पत्ता ज्यादा बड़ा होगा हम दोनों मिलकर उस पर सुंदर चित्र बनाएंगे। राजू ने बबलू से कहा। दोनों दोस्त बबलू के घर के बाहर पत्ते ढूंढने लगे। बबलू और राजू दोनों ने एक एक पत्ता ढूंढ लिया। बबलू, हमें अपना चित्र बनाने के लिए इन दोनों पत्तों में से बड़े पत्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। राजू ने बबलू से कहा। लेकिन हम इसका पता कैसे लगाएंगे? बबलू ने राजू से पूछा। हमें केवल इन दोनों पत्तों का क्षेत्रफल एरिया ढूंढना होगा। जिस पत्ते का क्षेत्रफल ज्यादा होगा वो पत्ता बड़ा है। ये कहकर राजू ने ग्रिड पेपर पर एक पेंसिल से इस तरह से दोनों पत्तों के घेरे बना लिए। लेकिन राजू, इन पत्तों के घेरों में कुछ पूरे वर्ग हैं, कुछ आधे और कुछ आधे से ज्यादा या कम वर्ग भी हैं। फिर हम इनका क्षेत्रफल कैसे ढूंढेंगे? बबलू ने राजू से पूछा। ये बहुत आसान है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पहले पत्ते के घेरे में कितने पूरे वर्ग हैं? राजू ने बबलू से पूछा। 8 वर्ग। बबलू ने झट से गिनकर कहा। राजू ने इस तरह से पूरे वर्गों की संख्या लिख ली। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पहले पत्ते के घेरे में कितने आधे वर्ग हैं? राजू ने पूछा। बबलू ने गौर से देखकर कहा। 6 वर्ग। 6 आधे वर्ग। इन्हें हम 3 पूरे वर्ग के बराबर भी लिख सकते हैं। ये कहकर राजू ने पहले लिखी पूरे वर्गों की संख्या में 3 जोड़ दिया। और अब अंत में क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पहले पत्ते के घेरे में कितने वर्ग आधे से ज्यादा हैं? राजू ने पूछा। 2 वर्ग। बबलू उत्साहित होकर बोला। बिल्कुल ठीक। इन्हें हम पूरे वर्ग की तरह ही गिनेंगे। अब राजू ने पूरे वर्गों की संख्या में 2 और जोड़ दिए। जो भी वर्ग आधे से कम है उन्हें हम नहीं गिनेंगे। अब देखो बबलू, पहले पत्ते के घेरे में कुल 8 और 3 में 2 जोड़ या 13 वर्ग हैं। दूसरे शब्दों में पहले पत्ते का क्षेत्रफल एरिया में 13 वर्ग हैं। बबलू, अब क्या तुम इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके दूसरे पत्ते के क्षेत्रफल में कितने वर्ग हैं इसका पता लगा सकते हो? राजू ने बबलू से कहा। बच्चों, क्या आप इसका उत्तर ढूंढने में बबलू की मदद कर सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। दूसरे पत्ते के घेरे में 10 पूरे वर्ग, 4 आधे या 2 और पूरे वर्ग और 4 आधे से ज्यादा वर्ग हैं और कुछ आधे से कम वर्ग हैं जिन्हें हम नहीं गिनेंगे। इस तरह दूसरे पत्ते के घेरे में 10 और 2 में 4 जोड़ या 16 वर्ग हैं। दूसरे शब्दों में
दूसरे पत्ते के क्षेत्रफल एरिया में 16 वर्ग हैं। बबलू ने भी आप ही की तरह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया। राजू, दूसरे पत्ते के क्षेत्रफल में 16 वर्ग हैं और पहले पत्ते के क्षेत्रफल में 13 वर्ग है। इसका मतलब दूसरा पत्ता पहले पत्ते से बड़ा है। बबलू ने राजू से कहा। शाबाश बबलू, हमें बड़ा पत्ता कौन सा है ये भी पता चल गया और तुम ग्रेड पेपर के इस्तेमाल से क्षेत्रफल एरिया ढूंढना भी सीख गए। चलो अब हम जल्दी से इस बड़े पत्ते पर एक सुंदर चित्र बनाकर प्रतियोगिता में हिस्सा ले लें। दोनों दोस्तों ने दूसरे पत्ते पर एक सुंदर चित्र बना लिया। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा ग्रिड पेपर के उपयोग से क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाने के बारे में और जाना। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा ग्रिड पेपर के उपयोग से क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाने के बारे में और जाना। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। चंदा को एक नया रेस्टोरेंट खोलना है। अपने रेस्टोरेंट के लिए चंदा को नई प्लेटें खरीदनी है। वो गग्गू की दुकान पर प्लेटें खरीदने आई है। मुझे सबसे बड़े माप की प्लेटें खरीदनी है। चंदा ने गग्गू से कहा। गग्गू ने चंदा को इन आकारों की प्लेटें दिखाकर कहा, चंदा, ये सभी प्लेटें नई डिजाइनों की हैं और इन सभी में तुम बिल्कुल समान मात्रा में खाना परोस सकती हो। लेकिन गग्गू, ये कैसे संभव हो सकता है? ये प्लेट त्रिकोण आकार की है, ये वर्ग आकार और ये प्लेट आयत आकार की है। क्योंकि आयत वर्ग और त्रिकोण से बड़ा होता है, आयत आकार की प्लेट इन दोनों प्लेटों से ज्यादा बड़ी होगी। चंदा ने गग्गू से कहा। गग्गू ने हंसकर कहा, अरे नहीं चंदा, आओ मैं तुम्हें इस ग्रिड पेपर का इस्तेमाल करके बताता हूँ। ये कहकर गग्गू ने एक पेंसिल का इस्तेमाल करके उन तीनों प्लेटों के घेरे ग्रिड पेपर पर ट्रेस करके बना लिए। चंदा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आयत आकार की प्लेट के क्षेत्रफल एरिया में कितने वर्ग हैं? गग्गू ने चंदा से पूछा। चंदा ने झट से गिनकर उत्तर दिया, 16 वर्ग। और वर्ग आकार की प्लेट के क्षेत्रफल एरिया में कितने वर्ग हैं? गग्गू ने पूछा। ये भी 16 वर्ग हैं। चंदा ने चौंक कर कहा। और अब क्या तुम मुझे इस त्रिकोण आकार की प्लेट के क्षेत्रफल में आने वाले वर्गों की संख्या बता सकती हो? बच्चों, क्या आप इसका उत्तर ढूंढने में चंदा की मदद कर सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। त्रिकोण आकार की प्लेट के क्षेत्रफल में 12 पूरे वर्ग हैं, 4 आधे से ज्यादा वर्ग और 4 आधे से कम वर्ग हैं। इसलिए हम 4 आधे से ज्यादा वर्गों को 4 पूरे वर्ग की तरह गिनेंगे और आधे से कम वर्गों को तो हम गिनते ही नहीं। इस तरह त्रिकोण आकार की प्लेट के क्षेत्रफल में 16 वर्ग हैं। चंदा ने भी आप ही की तरह त्रिकोण आकार की प्लेट का क्षेत्रफल एरिया ढूंढ लिया। अरे गग्गू, इस त्रिकोण आकार की प्लेट का क्षेत्रफल एरिया में भी 16 वर्ग ही है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इन प्लेटों के आकार भले ही अलग अलग क्यों न हो, लेकिन इनके क्षेत्रफल बिल्कुल समान है। चंदा ने गग्गू से कहा। इन तीनों आकारों की प्लेटें बहुत सुंदर हैं। मुझे इन तीनों आकारों की प्लेटें दे दो। ये कहकर चंदा ने गग्गू से तीनों आकारों की प्लेटें खरीद ली। बच्चों, इस वीडियो में हमने ग्रिड पेपर के उपयोग से क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाने से संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं के बारे में जाना।
संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम सांभर हिरण और शंघाई हिरण के पास चलेंगे। सांभर हिरण एक स्तनधारी जीव है जो कि भारत के लगभग सभी जंगलों में मिलता है। बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर खाल और शाखा जैसी सींग इसे बेहद खूबसूरती प्रदान करती है। नर सांभर हिरण 225 से 320 किलो का होता है, वहीं मादा सांभर हिरण का वजन 135 से 225 किलो तक होता है। सांभर हिरण की टांगे बेहद मजबूत होती हैं, जिस कारण ये काफी तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। शांत स्वभाव के ये हिरण जलीय भागों के निकट रहना पसंद करते हैं। सांभर हिरण की सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। वो हल्की सी आहट को भी पहचान लेते हैं। हिरण पूर्ण रूप से शाकाहारी पशु है जो केवल घास, पत्ते और पौधे खाता है। इनका गर्भकाल 240 दिनों का होता है और ये एक बार में एक बच्चे को जन्म देते हैं। सांभर प्रजाति जो है वो हिरणों में पाया जाने वाला इंडिया में सबसे बड़ा हिरण है और इनका जो वज़न है वो लगभग एडल्ट मेल में 200 से 300 केजी तक हो सकता है। पटना जू में इनकी संख्या लगभग 50 के करीब है। ये प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं और इनकी जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। ये समूह में रहना पसंद करते हैं और इनके लिए हमने पटना जू में काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। इनका इनक्लोजर काफ़ी बड़ा है और इनके हैबिटेट से मिलते हुए और इनके रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसमें पानी की व्यवस्था की गई है, जिसमें पॉन्ड है। इसके अलावा साल्ट लिक वगैरह भी हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं। सांभरों के देखभाल के लिए यहाँ पे एक वेटनरी टीम है जो इसमें लगी रहती है और ज़्यादातर इनमें जो प्रॉब्लम आता है वो इनके इनफाइटिंग की वजह से होती है। ज़्यादा अगर इनका संख्या बढ़ जाए तो आपस में इनफाइटिंग का डर रहता है, जिसमें ये एंटलर से एक दूसरे को हार्म भी पहुंचा सकते हैं। संघाई हिरण भारत के मणिपुर राज्य का एक संकटग्रस्त प्रजाति का हिरण है। इसे IUCN द्वारा विलुप्त श्रेणी में रखा गया है। ये मणिपुर का राजकीय पशु भी है। पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी लोकटक झील के दक्षिण भाग में इसका निवास स्थल है। इसकी औसत आयु 12 से 15 वर्ष तक होती है। इसको डांसिंग हिरन भी कहते हैं क्योंकि बहुत सुनहले कलर का होता है ये, और इसके चलने पे एक माने नृत्य जैसा इनके चलने पर आभास होता है, इसीलिए इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनकी रख रखाव पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि काफ़ी ये संवेदनशील प्राणी हैं और इनके रख रखाव में पानी वगैरह इत्यादि के बराबर बदलाव होता रहता है। इनके भोजन में डियर मेश, पत्ते और मल्टीग्रेन मिक्सचर इत्यादि दिया जाता है और इनका आकार जो है लगभग हिरन प्रजाति के जैसा ही है, भूरे रंग का होता है, सुनहले कलर का होता है ये। इसकी एक खासियत ये होती है कि ये काफ़ी शर्मीले टाइप के होते हैं। दर्शकों को भी देखते हैं तो ये पीछे चले जाते हैं। दर्शकों को देखने के बाद में इनका अभाव बिल्कुल एकदम शून्य जैसा रहता है और ये काफ़ी आकर्षक करते हैं दर्शकों को अपने यहाँ।
संघाई हिरण का गर्भकाल 240 दिनों का होता है और एक बार में एक बच्चे को जन्म देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एनक्लोजर में। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।